So hey guys, welcome back to our channel, that is BSc by Paras Khatri. The topic which we are discussing today is of class 10 chapter number 5 minerals and resources of geography. So सबसे पहले समझते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स से मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो कि हमारे को अर्थ क्रस्ट से मिलता है या फिर अर्थ के किसी भी ज्योग्राफिकल पार्ट से मिलता है और उसके लिए हमने कोई पर्टिकुलर जो है वो हमने कोई मेहनत नहीं करी है उसको बनाने में या फिर वो मैन मेड नहीं है, नेचुरली बना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, मिनरल्स। अब ये मिनरल्स जो है वो डायरेक्टली ऐसे फॉर्म में नहीं मिलते हैं कि हम उसको यूज कर सके। ठीक है, मतलब मिनरल्स का वो हिसाब नहीं है कि आपने बस निकाला और यूज कर लिया। जैसे हमको पता है कि पेट्रोल इज अ मिनरल, ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिल जाता कि हमने मतलब कि लाइक जमीन को गड्ढा किया और पेट्रोल मिल गया और पेट्रोल यूज कर लिया। वो मिलता है किसके फॉर्म में, रो फॉर्म में मिलता है, कच्चे फॉर्म में मिलता है। जैसे कि पेट्रोल मिलता है क्रूड ऑयल की फॉर्म में, तो वो जो क्रूड ऑयल की फॉर्म में मिलता है उसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो क्रूड ऑयल एक्चुअल में क्या है, क्रूड ऑयल को हम और बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो यूनिफाइड नेचुरल फॉर्म में हमारे को मिलता है कोई भी रिसोर्स या फिर कोई भी मिनरल, उसको हम और बोलते हैं। जैसे आयरन ओर, ठीक है ना, तो जो आयरन ओर होता है उसके अंदर प्योरली सिर्फ आयरन नहीं होता, लोहा नहीं होता, वो यूनिफाइड फॉर्म में होता है। ठीक है, यूनिफाइड मतलब उसके अंदर बहुत सारे जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस साथ में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो इम्प्योरिटीज होती है। साइंस में भी पढ़ा है आपने, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर। तो अब बात करते हैं कि ये मिनरल्स किस किस तरीके के होते हैं। तो मिनरल्स बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जैसे कि फेरस हो गया, यानी कि फेरस किसको बोलते हैं, आयरन को। ठीक है, तो फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सभी जो है वो मेटेलिक मिनरल्स है। इसके अलावा नॉन फेरस कौन से होते हैं, नॉन फेरस मतलब कि जिसके अंदर आयरन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते जो, तो जैसे कि कॉपर हो गया, लेड हो गया, टिन, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, नॉन फेरस है। इसके अलावा कुछ प्रीशियस मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रीशियस मिनरल्स हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जो मेटल के फॉर्म में नहीं होते, नॉन मेटल की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि माइका, पोटाश, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। और एनर्जी मिनरल्स कौन से होते हैं, जिनको हम एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है वो एनर्जी मिनरल्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मिनरल्स के सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से हमें मिनरल्स जो है वो मिल पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे को एक जो सबसे पहला सोर्स है वो है इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बहुत सारे इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स को जब हम तोड़ते हैं, उनकी डीप रूट्स तक जाते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ मेटल्स मिलते हैं, कुछ मतलब मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, ठीक है, लेड हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया। ये जनरली मेटामॉर्फिक और इग्नस रॉक्स के थ्रू मिलते हैं। इसके अलावा कुछ मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू। ठीक है, आपने टाइप ऑफ रॉक्स पढ़ा होगा, ठीक है, छोटी क्लासेस में टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ाते हैं, सेडिमेंट्री और ये इग्नस, मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक और इग्नस से मिलता है क्या, वो मिलते हैं टिन, कॉपर, लेड, जिंक वगैरह। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं वो मिलते हैं कोल, पोटाश, सोडियम, सॉल्ट, ये सब कुछ जो है वो मिलता है। इसके अलावा कुछ मिलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक से। तो सरफेस रॉक्स को जब हम डीकम्पोज करते हैं, डीकम्पोज मतलब उसको तोड़ते हैं, ठीक है, तो जब हम सरफेस रॉक मतलब ऊपर ऊपर के जो रॉक्स हैं उनको जब हम तोड़ते हैं तो उससे हमें बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, बॉक्साइट एक मिनरल है जो कि इससे मिलता है। इसके अलावा एल्यूवियल डिपॉजिट या फिर जिसे प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं उससे। तो एल्यूवियल डिपॉजिट मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एल्यूवियल जो सॉइल होती है उसके डिपॉजिट्स में, यानी कि उसकी लेयर्स के बीच में मिलता है क्या, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ये सब जो प्रीशियस मेटल्स है ये वहां मिलते हैं। और ओशियन वाटर से भी हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन। ठीक है, ये सब कुछ कहां से मिलते हैं, और ओशियन वाटर से मिलते हैं, समुद्री पानी से मिलते हैं। अब इन सबको निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, तो इन सबको निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, खुदाई करनी पड़ती है। ठीक है, केयरफुली जो है वो इन सबको मिनरल्स को अर्थ से निकालना पड़ता है। ठीक है, उसको माइनिंग बोलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट से जब आप इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, बाहर निकालते हो, तो उस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। अब माइनिंग एक हजार्डस इंडस्ट्री है। हजार्डस मतलब खतरनाक। क्यों, क्योंकि आप देखो कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, अंडरग्राउंड टनल्स बनानी पड़ती हैं। ठीक है, वहां पे जाकर के अंडरग्राउंड टनल्स में जाकर के खुदाई करनी पड़ती है। कई बार क्या होते हैं, फ्लेमेबल गैसेज होती है वहां पे। फ्लेमेबल गैसेज मतलब जिनमें जल्दी से आग लग जाती है। आपने किसी पत्थर पे चोट मारी,
ठीक है, उससे चिंगारी निकली और वहां पे कोई गैस थी, सारे के सारे जितने लोग थे अंदर सबके सब जल गए। तो इस तरीके से जो है वो बहुत खतरनाक जो है वो ये इंडस्ट्री है, खतरनाक एक काम है। तो इसीलिए इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के बहुत सारे सेवरल रूल्स है। जैसे किसी भी, वैसे जनरली क्या है इंडिया में रूल है कि 15 ईयर्स एंड अबव के लोग काम कर सकते हैं कहीं पे भी जाके, लेकिन माइनिंग वर्क के अंदर 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए आपको काम करने के लिए, और किसी भी फीमेल्स को माइनिंग वर्क में यूज नहीं किया जा सकता। तो अब आप लोग KGF देख के इंस्पायर मत हो जाना कि नहीं नहीं उसमें तो करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब रियल लाइफ नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में इंडिया के अंदर लोग क्या है कि फीमेल्स को और जो बच्चे हैं 18 ईयर्स से कम के, उनको माइनिंग का काम कराना अलाउड नहीं है, बिकॉज इट्स एन हजार्डस एक्टिविटी। फीमेल्स के क्यों नहीं? फीमेल्स को इसलिए नहीं क्योंकि फीमेल्स का ये माना जाता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो बहुत तेजी से एक्ट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से उनको ऐसा जो है वो मतलब कि इस काम से दूर रखा जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो है वो मिनरल्स हैं, ठीक है, और उनके कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, और उसके यूसेज क्या है। सबसे पहले आयरन की बात करते हैं। आयरन इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आयरन मिनरल को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए आयरन एंड स्टील दोनों को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इनके बिना कोई भी दूसरी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। ना तो आप इनके बिना कोई घर बना सकते हो, ना इनके बिना कोई जो वो फैक्ट्री लगा सकते हो, ना कोई फैक्ट्री में मशीन बना सकते हो, ना रोड बना सकते हो, कुछ भी डेवलपमेंट आपको एक भी चीज बता दो जो डेवलपमेंट हो सके मिनरल मतलब कि बिना आयरन और मतलब कि लाइक स्टील के बिना। तो इसलिए स्टील एंड आयरन को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। इसका लगभग 50% हिस्सा, 52% टू बी प्रिसाइज, 52% हिस्सा मिलता है उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर 16%, कर्नाटक के अंदर 14% और झारखंड के अंदर बचा हुआ जो कितना परसेंट बच गया इसमें 30, लगभग 20% के आसपास, 11-12% के आसपास जो है वो काम मिलता है झारखंड के अंदर। इसके अलावा यूसेज इसका आपको पता ही है, बेसिक मिनरल है, बैकबोन है डेवलपमेंट की, ठीक है। और बाकी इसके अंदर जो है वो ये दो तरीके से मिलता है, एक मैग्नेटाइट ओर की तरह से मिलता है और एक हेमेटाइट ओर में मिलता है, ठीक है। ये और मैंने अभी आपको बता ही दिया, जो कि इनकी रॉ फॉर्म होती है उसे और बोलते हैं। तो ये दो तरीके से मिलता है, मैग्नाइट ओर की फॉर्म में और हेमेटाइट ओर की फॉर्म में। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपका मटेरियल है, ठीक है, वो है मैग्नीज या फिर जिसे मैग्नीशियम बोलते हैं। ये जनरली कहाँ मिलता है? ये दो ही स्टेट में मैक्सिमम मिलता है, बाकी भी स्टेट कुछ है, 3 स्टेट्स एक्चुअली। MP के अंदर मिलता है लगभग 27%, महाराष्ट्र के अंदर 25% और उड़ीसा के अंदर भी 25% और कर्नाटक के अंदर सिर्फ 1%, ठीक है। तो इसका मेजर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, इसके मेजर जो जहां से ये निकलता है वो है MP, महाराष्ट्र और उड़ीसा। यूसेज क्या है? स्टील की प्रोडक्शन में मैग्नीशियम का यूज होता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स वगैरह में इसका यूज होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो कहाँ पाया जाता है? AP, MP, झारखंड, राजस्थान, ठीक है, ये जगहों पर ये मिलता है। और ये थोड़ा मैलिएबल होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल केबल्स यानी कि वायर्स बनाने में मैक्सिमम यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में, केमिकल इंडस्ट्री में कॉपर का बहुत यूज है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो मेजरली एल्यूमिनियम कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा में। तो याद रखना उड़ीसा के अंदर एल्यूमिनियम भी मैक्सिमम मिलता है और आयरन भी मैक्सिमम मिलता है। तो मैक्सिमम आयरन भी और मैक्सिमम जो आपका एल्यूमिनियम है वो दोनों ही कहाँ पे मिलते हैं? उड़ीसा के अंदर, लगभग 49%। फिर गुजरात के अंदर 24%, झारखंड के अंदर 9% एंड छत्तीसगढ़ के अंदर 8%। इसके जो और होता है वो बॉक्साइट होता है। अभी मैंने बताया था बॉक्साइट निकलता है, तो बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम बनता है। तो बॉक्साइट और से ये बनता है और ये आयरन जैसा स्ट्रेंथ होती है इसकी, लेकिन ये बहुत लाइट वेट होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं घर में, ठीक है। आजकल तो यूज नहीं करते लोग, लेकिन पहले एल्यूमिनियम के बर्तन यूज किए जाते थे। क्यों क्या करते थे? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ होती थी आयरन जैसी, लेकिन वजन में कम होता था, ठीक है ना। तो इसलिए लाइट वेट की तरह काम किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मतलब कि और भी बहुत जगहों पे यूज होता है और मैलिएबिलिटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कई बार जो है वो वायर्स बनाने में भी यूज किया जाता है, लेकिन कई हाई एंड वायर जहाँ पे हम चाहते हैं कि बिल्कुल भी मतलब कि पावर सप्लाई कट ना हो या ऐसा, तो वहां पे यूज किया जाता है। जंग लग जाता है? जंग नहीं लगता है, हाँ कोरोजन हो जाता है, लेकिन वैसे जंग नहीं लगता उसका। नेक्स्ट इज माइका। तो माइका जो है वो कहाँ पर मिलता है? तो माइका जो है वो कोडम्बा, गया, हजारबाग जो है वो बेल्ट के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड में मिलता है।
और राजस्थान के अजमेर में मिलता है, आंध्र प्रदेश के नलौर में मिलता है। ये किस काम आता है? तो ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, लो पावर लूज फैक्टर, मतलब बेसिकली इससे जो है वो कंडक्टर्स बनते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, और जो आपके ये आते हैं ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, ये सब आपने पढ़ा है साइंस में, ठीक है, तो वो सब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये। इसके अंदर से हाई वोल्टेज पावर इजीली पास हो जाती है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी है। इसके अलावा लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन कहाँ पे मिलता है? तो लाइमस्टोन मिलता है राजस्थान के अंदर, ठीक है, 21%, एमपी के अंदर 11%, छत्तीसगढ़ के अंदर 11%, कर्नाटक के अंदर 10%, और बाकी इंडिया में सभी जगह पे थोड़ा 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 मिलता रहता है, ठीक है, इसीलिए सारे नाम नहीं दिए, सिर्फ मेजर मेजर बता दिया है। जनरली जो है वो इसका यूज क्या होता है? तो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है मैक्सिमम, ठीक है, सीमेंट बनाने का एक रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फर्नेसेस के अंदर जो आयरन की फर्नेसेस होती है उसमें जलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आयरन की जो फर्नेसेस होती हैं, मतलब जहाँ पे आयरन बनाया जाता है, आयरन के ओर से जो आयरन बनाया जाता है उसमें भी जलाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये आपका मिनरल वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे बात करते हैं पावर की, ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम था मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज था, एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी की अब बात करते हैं, मिनरल का कहानी यहाँ तक खत्म हो जाती है। अब मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहले पावर मिनरल्स की बात करते हैं। तो ये जो पावर मिनरल्स होते हैं इसके सबसे पहले बात करते हैं, देखिए दो सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बताओ, तो आपको बताना है कि जो पहले के टाइम से, पारंपरिक तौर पर पहले के टाइम से चलते आ रहे जो रिसोर्सेज है आपको वो सब बताने हैं। और जब आपसे पूछेगा कि न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर जैसे नॉन कन्वेंशनल, तो आप बताओगे आज के समय के, कि आज के समय के कौन कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, मतलब जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं एनर्जी के लिए। तो एनर्जी बेसिकली होता क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी से मतलब क्या है? वो चीज जिसको जलाने पे या इस्तेमाल करने से एनर्जी निकले, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से स्पार्क, किसी भी तरीके से जब एनर्जी निकले उसमें से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी है कोल, ठीक है। तो कोल के अंदर जो है वो कहाँ से कोल मैक्सिमम निकलता है? तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, ठीक है, और मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन जगह पे जो है वो मतलब कि कोल जो है वो सबसे ज्यादा, मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ से प्रोड्यूस होता है, यहाँ से निकलता है। इसका यूज क्या है? मतलब ये है क्या है? ये फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल समझता है ना, कि जो चीज जानवरों के और पेड़ों के, मतलब कि वैसे बेसिकली पेड़ों के जब दब जाते हैं नीचे जमीन के, अर्थ क्रस्ट के नीचे कुछ समय तक, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा जो है वो लिग्नाइट कोल यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो लिग्नाइट कोल, इस पे क्वेश्चन आता है लिग्नाइट के ऊपर। तो लिग्नाइट क्या है? तो लिग्नाइट कोल वो कोल है जो कि थोड़ा सा हल्का होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है। इसके अलावा बिट्यूमिनियस कोल जो है वो बहुत पॉपुलर है क्योंकि वो कमर्शियल यूज में आता है। तो जितना भी कोल आप आसपास जलते हुए देखते हैं ना कहीं पे, वो बिट्यूमिनियस कोल होता है। इसके अलावा एंथ्रेसाइट हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल होता है, ठीक है। ये जनरली जब रेल के इंजन चलाए जाते थे, स्टीम इंजन, उसके अंदर ये एंथ्रेसाइट यूज किया जाता था। पेट्रोलियम की बात करें तो ये ज्यादातर असम, गुजरात, मुंबई, इन जगहों पे जो है वो इसकी माइनिंग होती है। माइनिंग नहीं होती बेसिकली, हमारे इंडिया में तो क्रूड ऑयल है ही नहीं है, इनकी रिफाइनरी होती है, ठीक है, रिफाइनिंग की जाती है इसकी। इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट भी यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल की तरह से, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? जो फ्रिक्शन को कम करे, ग्रीस लगाते हैं ना, तो उसकी तरह इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे ये कपड़ों वगैरह को बनाया जाता है, उसके अंदर यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है, और भी दूसरी बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन ज्यादातर कृष्णा गोदावरी रिवन बसिन के आसपास, मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान निकोबार, ऐसी जगहों पे ज्यादातर ये पाई जाती है। सोर्स मतलब क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। और इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स में, ठीक है। और साथ ही में व्हीकल्स में यूज करते हैं हम लोग, सीएनजी लगवाते हैं ना गाड़ी में, तो वो यही होती है। इसके अलावा थर्मल इलेक्ट्रिक की बात करें, थर्मल इलेक्ट्रिक दिल्ली के अंदर, ठीक है, बदरपुर, इंद्रप्रस्थ एरिया में ज्यादातर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और जो है वो इसके अलावा आप कह सकते हो कि तमिलनाडु के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और भी बहुत जगहों पे। तो ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जिसके अंदर हम कोयले को जलाते हैं
उसकी गर्मी से जो भाप निकलती है, जो उसकी गर्मी से जो प्रेशर निकलता है, उससे टरबाइन्स चलती है। ठीक है, तो जब वो टरबाइन्स चलेंगी तो बिजली बनेगी। तो जब हम कोयले का इस्तेमाल करके उसकी गर्मी से हम बिजली बनाते हैं तो उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। हमारी दिल्ली के अंदर जो मैक्सिमम यूज होती है ना बिजली, वो यही यूज होती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे। और ना सिर्फ दिल्ली में, बाकी भी बहुत जगहों पे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा हाइड्रो एनर्जी की यूज होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, कौपिली हाइडल प्रोजेक्ट, इन सभी जगहों पे जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जिसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था, कल परसों जब भी मैं डैम वाला चैप्टर पढ़ाया था, डैम से जो पानी निकलता है उसके प्रेशर से टरबाइन्स घूमती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ये सभी जो सोर्स ऑफ एनर्जी थे वो सभी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थे, मतलब जो पुराने टाइम से एनर्जी की तरह यूज किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, मतलब जो नए सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो आज के टाइम पे मॉडर्न इंडिया में यूज होते हैं। सबसे पहला है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल होता कैसे है वो समझ लीजिए। तो एटॉमिक का मतलब है परमाणु। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, वो एटॉमिक बॉम्ब के अंदर जो यूरेनियम यूज होता है, उसी यूरेनियम के बहुत ही थोड़े से पार्ट को आपस में बॉम्बार्डिंग कराई जाती है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर टकराया जाता है। तो वो इतने से इतना सा अमाउंट भी अगर एक इतने से अमाउंट के साथ टकराएगा ना, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं क्या, एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, इसका ज्यादातर प्रोडक्शन होता कहाँ पे है, तो यूपी के अंदर नरोरा में, गुजरात के अंदर कपरापरा में। ठीक है, और महाराष्ट्र के अंदर तारापुर, कर्नाटक के अंदर कायगा, तमिलनाडु में कलकापम। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इसका मतलब की लाइक प्रोडक्शन होता है। आपको बस बेसिकली स्टेट्स याद रखने हैं, इनके आगे की सिटीज याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है वो आपको क्या करना पड़ता है इसके अंदर, तो मैंने आपको बता दिया बहुत सारी हीट जनरेट जो होती है उसी से जो है वो इसका यूज होता है। इसके अंदर जो मेनली जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो यूरेनियम होता है और थोरियम होता है। ठीक है, यूरेनियम मैंने भी बताया था, और दूसरा होता है थोरियम। इसके अलावा अच्छा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन कौन से होते हैं, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन से होते हैं, तो यही जवाब देना आपको, थोरियम और यूरेनियम। इसके अलावा सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी का कोई पर्टिकुलर नहीं है कहाँ पे बनती है। पूरे इंडिया में हर जगह पे अब सोलर पैनल लग रहे हैं, छतों के अंदर सोलर पैनल लग रहे हैं, जिसके अंदर सोलर सेल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इससे ये बेसिकली इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, इस टेक्नोलॉजी का नाम है फोटोवोल्टैटिक। ठीक है, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी है। ठीक है ना, कोई कमी थोड़ी है, सूरज तो निकला ही है, जितना मर्जी यूज किए जाओ। विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी का ज्यादातर इस्तेमाल वही स्टेट्स कर पाती हैं जहां पे हवा ज्यादा चलती है, जैसे कि तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप। ठीक है, इन जगहों पे हवा का प्रेशर तेज होता है, तो यहाँ पे हवा, आपने देखा होगा ना पवन चक्की जो विंड मिल होती है बहुत बड़ी, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं। वो पंखा जब घूमता है तो उसके नीचे टरबाइन होती है, और टरबाइन के घूमने से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज द विंड एनर्जी। ये उतना ज्यादा वायबल नहीं है, उतना ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि क्या है, देखो हवा हर वक्त चलती नहीं रहेगी, और उन बड़े बड़े विंड मिल्स को चलाने के लिए बहुत हैवी अमाउंट में एयर चाहिए होती है, वो उतनी आती नहीं है, तो इसीलिए ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता। लेकिन ये एक न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा बायोगैस। ठीक है, बायोगैस कौन सी होती है, बायोगैस होती है तो जो मैन्योर जो बनाने का प्रोसेस है, गांव के अंदर क्या किया जाता है, एक बड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं, उसके अंदर सारा गोबर, घर का जो बचा हुआ कचरा होता है, जो भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, पत्तियां वगैरह, घास फूस, ये सब कुछ उसमें डाल के उसे बंद कर देते हैं। 2 सुराख रख देते हैं, 2 तरफ से ऐसे वो रख देते हैं, तो उनके अंदर से क्या निकलती है, जो गैस निकलती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, सिलेंडर में भर लेते हैं, तो वो गैस कौन सी होती है, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसको फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसको किसी भी तरीके से आग जलाने के लिए किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लिक्विड फॉर्म में हो जाती है ये लिक्विड फॉर्म में पहले तो नहीं होती, लेकिन बाद में जब इसको आप प्रेशर करके रख देते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। टाइडल एनर्जी की बात करें, टाइडल एनर्जी से मतलब क्या होता है, तो जनरली जितने भी समुद्र के इलाके हैं, ठीक है, जहां पर कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरिया किसको बोलते हैं, जहां पर समुद्र तट लग रहा होता है पास में, तो जितने भी कोस्टल एरियाज है वहां पर ये यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर किया जाता है, तो जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, समुद्र के किनारों पर टरबाइन्स लगा दी जाती है। तो जैसे ही समुद्र की लहर आएगी, ठीक है, तो वो लहर आकर के टरबाइन से टकराएगी,
जैसे ही वो अगर टरबाइन से टकराएगी क्या होगा, वो चक्की घूमेगी, टरबाइन घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और ये तो प्रोसेस पूरा साल चलता ही रहेगा। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये कैम्बे के अंदर, कच्छ गुजरात के अंदर, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल के अंदर, इन जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी एक बहुत ही न्यू एडवांसमेंट है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जमीन के ना नीचे आप अगर खुदाई करता जाऊं तो मैं जितना नीचे जाता जाऊंगा ना जमीन में, उतनी ज्यादा गर्मी होती जाएगी नीचे। ठीक है, नीचे बहुत गर्मी होती है जमीन के नीचे, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में बहुत गर्मी है। तो जमीन के नीचे की जो गर्मी है उसका इस्तेमाल करके जब हम वो चलाते हैं, टरबाइन्स को चलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इसका इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर हिमाचल प्रदेश के अंदर और लद्दाख के अंदर। अभी ये उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ है, उतना ज्यादा चलता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे को इन रिसोर्सेज को, जो ये एनर्जी बनाते हैं, इन रिसोर्सेज को बचा के रखने की जरूरत क्या है। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज मिनरल्स को बचा के रखने की क्या जरूरत है। सबसे पहले तो हाई रेट ऑफ कंजम्पशन। देखो इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाली कंट्री है। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा कंजम्पशन होगी, तो कंजम्पशन का रेट बहुत हाई है, तो इसीलिए इसे बचाने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है। इसके अलावा लिमिटेड रिजर्व। अब जितने भी आपने देखा ये सारे जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे वो सभी क्या है, वो लिमिटेड है, मतलब कि एक पॉइंट तक ही अवेलेबल है, उसके बाद अवेलेबल भी नहीं है। तो जो चीज एक पॉइंट तक ही अवेलेबल है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको तो बचा के ही रख सकते हो ना जितना हो सके। इसके अलावा लो रेट ऑफ रेप्लेनिशमेंट। ठीक है, तो इसका रेप्लेनिशमेंट मतलब कि ये और बने, इसका रेट बहुत ही लो है, बहुत ही कम है, बहुत ही स्लो वे में ये बनते हैं। और इसके अलावा इसका जो इफेक्ट है एनवायरमेंट में वो बहुत ही खराब पड़ता है। ठीक है, कि आप देखो कोयला जलाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगी, अल्टीमेटली सर्वनाश। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। अब हम जो है वो बचा कैसे सकते हैं इनको। ठीक है, वेज टू प्रिवेंट या फिर वेज टू लाइक कंजर्व। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिप्लेस। ठीक है, रिड्यूस मतलब जितना हो सके कम से कम यूज करो इन सोर्सेज को। रीयूज मतलब कोशिश करो बार बार उसी को यूज करने की। रिसाइकल मतलब कि एक बार आपने उसे किसी तरह से यूज कर लिया तो फिर आप उसको दोबारा यूज कर लो, जैसे प्लास्टिक का करते हैं। प्लास्टिक का जो है वो, अब जैसे मान लीजिए कूड़ा बीनने वाले प्लास्टिक को बीन के ले जाते हैं अपने थैले में, तो वो क्या करते हैं उसको, तो उसको फर्नेसेस में डाल के वापसी उसे प्लास्टिक बना के फिर कुछ और बना लेते हैं उससे। ठीक है ना, तो इस तरीके से रिसाइकल हो जाता है। रिप्लेस का मतलब है कि अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन दिखाई देता है और जो नॉन कन्वेंशनल है उससे रिप्लेस कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर अभी तक आप मान लो कि एलपीजी गैस यूज करते आए हो, ठीक है, तो अब अगर आप एलपीजी गैस, तो चलो उसका तो छोड़ो, अभी जैसे एग्जांपल के लिए आप नॉर्मल बिजली जो यूज करते आए हो जो कि कोयले से बनी है, उसकी जगह आप अपनी छत पे सोलर प्लांट लगा लो, तो उससे आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो ना। तो इस तरीके से आप बचा रहे हो एनर्जी को। ठीक है, so that's all about this chapter. So if you have any doubt, you can always ask us in the comment section. Thank you so much.